हेलो फ्रेंड्स, आज का सब टॉपिक है आपका फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमने आपको कल डिस्कस हुआ था आपसे कि जो कुछ बेसिक था जो आपको नहीं पढ़ाया गया था वो हम डिस्कस करने के लिए बोले थे बेटा आपको। तो उसमें हम शुरुआत कर रहे हैं, याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनता है, कैसे ड्राइव करना है, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? बैलेंस। तो बैलेंसी के बारे में तो आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। बैलेंसी आपको पता है क्या होता है बेटा? बैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग और गेनिंग। भाई कैपेसिटी ऑफ कोई भी एलिमेंट है या एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन की एटम की कैपेसिटी क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या लूज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंसी। ये आपने डिस्कस किया है तो आपको पता होना चाहिए बैलेंसी क्या है। बैलेंसी नहीं पता है तो फिर ये कंपाउंड आप नहीं बना पाएंगे, याद रखना। मैं ये सोच के बता रहा हूं कि आपको बैलेंसी ऑलरेडी आता है आपको। चलिए अब हम बता रहे हैं आपको फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। सपोज आपने Mg ले लिया और यहां पर हमने सपोज O2 ले लिया, दोनों को क्या करना है? कंबाइन करना है सपोज। तो Mg को जब हम इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं तो Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 8 होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8, 2 होता है और इसका 2, 6 होता है। और हमने आपको बताया था कि कोई भी एटम वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो फिर क्या करेगा? हर एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना या गेन करना ड्यू टू ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा या गेन नहीं करेगा। तो इस केस में क्या होता है बेटा कि यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को अगर ये लूज कर देता है तो 8 हो जाएगा, या यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो 8 हो जाएगा। ये टेंडेंसी है इसकी। तो फिर हम क्या करते हैं कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कौन एक्सेप्ट कर लेता है? ऑक्सीजन। जैसे ये लूज करता है तो Mg के पास क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। कितना? 2+। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया ये। अब यहां पर ऑक्सीजन क्या करता है? इसके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और गेन करता है तो कैरिंग चार्ज नेगेटिव होता है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 2। तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो यहां हो जाएगा 2,8 और यहां पर भी क्या होगा? 2,8। देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और दोनों का चार्ज देखो, अगर दोनों का चार्ज बराबर है तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं आप। अगर चार्ज बराबर नहीं है तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो आप इसको ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा यहां पर? MgO। दिस इज द फार्मूला। कभी भी याद रखना कि Mg और ऑक्सीजन को आप ऐड करेंगे तो क्या बनाएगा? MgO बनाएगा फार्मूला। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब नाम लिखना है तो बहुत सिंपल है। Mg को क्या पढ़ते हैं? मैग्नीशियम। और ऑक्सीजन को क्या पढ़ते हैं? ऑक्साइड। सो दैट फार्मूला इज नेम ऑफ दिस फार्मूला मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया तो डायरेक्ट MgO आप बोलेंगे। एक एग्जांपल ये हो गया। अब एक एग्जांपल और बता रहा है। सपोज इस बार हमने Al प्लस O2 ले लिया। दो तरीके से देखो, रिएक्शन भी साथ में देख लो और कंपाउंड कैसे बनता है, फॉर्मेशन होता है, वो भी समझ लो। अब आपके पास O2 और Al को जोड़ना है। अब कहेंगे सर O क्यों नहीं लिखा, आप O2 क्यों लिखते हैं हमेशा? तो आपको क्या पढ़ा जाता है कि हम वही एलिमेंट पार्टिसिपेट कराते हैं या वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं। तो नेचर में प्रेजेंट कौन होता है? O होता है या O2 होता है? बताइए आप। O2 होता है। O नहीं होता है, क्योंकि तभी हम हमेशा O2 लिखते हैं, O प्रेजेंट नहीं होता है। तो फिर Al 13 होगा और ऑक्सीजन 8 होगा। तो इसको 2,8, 3, 2,6। भाई इसकी टेंडेंसी 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ये क्यों निकालेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा क्योंकि 2 ऑक्टेट। लेकिन आप कहेंगे सर इसने तो 3 लूज किए, तो उसने तो 2 ही। तो उसी के लिए तो हम बता रहे हैं कि जब चार्ज बराबर नहीं होता तो डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। यहां आपने जोड़ दिया था वैसे। तो आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर 2 का मल्टीप्लाई और यहां पर 3 का, दैट इज 2 मल्टीप्लाई और यहां 3 का। अब दोनों का आप जोड़ दो, एल्युमिनियम कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे Al2। और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो ये फार्मूला बनेगा इसका, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड। नाम क्या है इसका? एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये। तो रिएक्शन भी आप कर सकते हैं यहां से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना।
ये बनेगा, बाद में बैलेंस कर लेना, बैलेंसिंग आपको आता है, ये दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम को क्या करना है, बराबर कर देना है, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा और रिएक्शन भी, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। बात समझ में आया आपको इस तरीके से? हालांकि ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो। तो यहां से हमने ये बताया, कुछ और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, चाहे तो एक एग्जाम्पल और ले लो, हालांकि आपको क्लियर हुआ होगा इस बात को। जैसे हमने कहा Mg प्लस N2 ले लिया, तो फिर से वही कंडीशन, Mg की वैलेंसी कितनी होती है 2 प्लस, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है -3, दोनों का चार्ज बराबर नहीं है, तो हमने क्या सिखाया था अभी, पावर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, जोड़ के क्या बन जाएगा, Mg3N2, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, Mg3N2, दिस इज द कंपाउंड। बात समझ में आया आपको? चलिए, अब कुछ कंपाउंड जो बड़े बड़े कंपाउंड होते हैं थोड़े से, उनके बारे में बता रहा हूं। जैसे मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं बोर्ड पे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में दो पार्ट है, अमोनियम और हाइड्रोक्साइड। अमोनियम मीन्स होता है NH4 प्लस, हाइड्रोक्साइड मीन्स होता है OH माइनस। समझ गए कि नहीं? तो इनकी बैलेंस भी देखो भाई, यहाँ क्या बना है प्लस और -1, तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, NH4OH। सो फार्मूला इज NH4OH, दिस इज द फार्मूला ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको अमोनियम पढ़ते हैं, इसको हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, तो नाम ये आ गया। हाँ, लेकिन कुछ कंपाउंड आपको याद रखना है, क्योंकि वो डायरेक्ट आयोनाइज नहीं होते। जैसे अमोनियम नाम लिया हमने, सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूं, अमोनियम आयन, उसका फार्मूला होता है NH4 प्लस। क्या होता है, NH4 प्लस होता है। ऐसे ही हम और भी कंपाउंड के नाम लिखेंगे, जैसे हमने कहा सल्फेट। सल्फेट का फार्मूला होता है SO4 2-। ऐसे ही होता है आपका सल्फाइट, वो होता है SO3 2-। ऐसे ही होता है आपका सल्फाइड, H2- होता है। ऐसे ही होता है आपका हाइड्रोक्साइड, वो क्या होता है OH-। ऐसे ही होता है आपका ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब O2 2- होता है। ऐसे ही और भी कंपाउंड है आपके पास, जैसे कहेगा फॉस्फेट। फॉस्फेट होता है PO4 3-। ऐसे ही होता है नाइट्रेट, NO3-। ऐसे ही होता है आपका कार्बोनेट, CO3 2-। मैंने कुछ कंपाउंड बोर्ड पे लिखे हुए हैं। मैं ऐसा क्या लिख रहा हूं, क्योंकि ये कंपाउंड जो आप बोर्ड पे लिखे, इसको हम जनरली ब्रेक नहीं कर सकते। अपने आप में एक ऐसा समझ लो, ये का मॉलिक्यूल है, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। और ये पता रहेगा कि ये ऐसा रहता है, तो आगे कोई कंपाउंड को आपको ब्रेक करना है 2 पार्ट में, तो आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है ये चीजें जानना। तो आपको याद रखना है कि अमोनियम क्या होता है, सल्फेट क्या होता है, सल्फाइड क्या होता है, सल्फाइड कहाँ होता है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड क्या होता है, फॉस्फेट क्या होता है, तो ये चीजें आपको जानना बहुत कंपलसरी है। नाइट्रेट क्या होता है, कार्बोनेट क्या होता है, अगर ये चीज पता होगा तो आप आराम से फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे आप। अब मान लिया आपने एक कंपाउंड ले लिया, सपोज सोडियम फॉस्फेट ले लिया। अब नाम पता है, फार्मूला नहीं पता है इसका, तो सोडियम मीन्स Na और फॉस्फेट मीन्स PO4 3-।
समझ गए कि नहीं बात? अब Na का बैलेंस भी कितना होता है, +1 होता है, PO4 कितना रहता है वो तो लिखा हुआ ही है। अब दोनों का चार्ज बराबर नहीं है तो आपको जोड़ना है, ये क्योंकि कंपाउंड यही बनाना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई, Na3PO4। दिस इज द फार्मूला ऑफ सोडियम फॉस्फेट। तो आपको यही समझना है, क्योंकि ये काफी चीज इंपोर्टेंट है। आगे आपको रिएक्शन, इनऑर्गेनिक रिएक्शन करेंगे तो इसका यूज करेंगे आप, हर जगह यूज होता है इसका। तो आपको लग रहा होगा, जैसे मैं और भी एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज मैंने कहा एल्युमिनियम सल्फेट ले लिया इस बार, तो एल्युमिनियम को अलग कर दो और सल्फेट को क्या कर दो, अलग कर दो, SO4 2-। अब एल्युमिनियम क्या होता है, 3+ होता है, बैलेंसी उसका बैलेंसी पता होगा तो ही आप डिस्कस कर सकते हैं। मैंने ये कंसीडर कर लिया है कि आपको बैलेंसी आता है आपको, तो चार्ज बराबर नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 3 का, तो फार्मूला बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई पूरे में करना है। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला ये होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। तो आपको यही मेथड अप्लाई करना है जो अभी बताया आपको, किस तरीके से आपको लेना है और किस तरीके से आपको बताना है, तो इस तरीके से होता है। तो यहां पर अभी जोड़ना बता रहे हैं, फिर यही सेम कंडीशन कहां पर लेना है, जब कंपाउंड को ब्रेक करना होगा, तो यही मेथड लगाना वहां ब्रेक करने के लिए भी, क्योंकि आगे आप रिएक्शन करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ब्रेक करेगा और कौन सा आयोनाइज होगा, किसके साथ ऐड होगा, यह कंपलसरी है। तो आपको मुझे लगता है कि फार्मूला कैसे ड्राइव करना है बात समझ में आएगा, और नाम कैसे लिखना है वो ही पता चल गया। अब उल्टा सीखना, भाई ये दे रखा है Al2SO4, तो Al क्या होता है, एल्युमिनियम, इसको क्या पढ़ते हैं, सल्फेट, नाम क्या होगा, एल्युमिनियम सल्फेट। जैसे यहाँ पर था, ये क्या है, सोडियम, ये क्या है, फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट। तो बहुत सिंपल है नाम, मतलब एक चीज से दो चीजें आपको पता चल गई, नाम और फार्मूला। तो मैं इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, इतना ही मैं बताऊंगा, आगे आप प्रैक्टिस करना, नहीं तो मैं कुछ कंपाउंड के नाम भी लिख देता हूं, आप ड्राइव कर लेना। ठीक है, चलिए मैं अगला कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं। अभी जो मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये कि फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, मैंने 2-3 एग्जांपल लिए, इससे आपको पता चला होगा। अब जो मैं कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं उसके बारे में समझना होगा बेटा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं, और वो कॉन्सेप्ट है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये टॉपिक मैं पहले ही बता रहा हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे इसके। और तो ये आपने पढ़ा भी नहीं है, हालांकि 10th क्लास में पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा डिफर होगा, थोड़ा सा क्या पूरा ही डिफर होगा, बट उससे रिलेट करेगा, ये समझना है। तो मैंने आपसे डिस्कस हुआ था कि एसिड बेस के बारे में मैं कुछ बताता हूं आपको। चलिए कुछ चीजें मैं लेफ्ट करूंगा जो आपने 10th में पढ़ा है, बट नए कॉन्सेप्ट है वो बताता हूं मैं। तो हमें यह पता करना है, कोई कंपाउंड दे रखा है, कंपटीशन में आ गया, डायरेक्ट पता करना है कि वो एसिड है या बेस है, तो आप कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, वो है आपका एक्सपेरिमेंटली। तो आपने और भी मेथड यूज किए, मैं सबसे पहले यूज कर रहा हूं इंडिकेटर। वही इंडिकेटर्स में फर्स्ट इंडिकेटर आपने यूज किया था, आपको याद होगा, लिटमस पेपर। याद है कुछ? लिटमस पेपर में हमें एक चीज समझना है कि एसिड है या बेस है, ये चीज जानना है हमें। तो लिटमस पेपर में आपको एक चीज याद रखना है, ABR और BRB, ये कॉन्सेप्ट है इसका। भाई आप कह रहे हैं ABR BRB क्या लिख दिया बेटा, अरे बहुत सिंपल है, A मीन्स एसिड, B मीन्स बेस, R मीन्स रेड, एसिड, सॉरी, B मीन्स ब्लू, एसिड ब्लू कलर को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। और यहां पर बेस, R मीन्स रेड, B मीन्स ब्लू, बेस
रेड को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कर देता है। तो उसको क्या ऐड करना है, बीआरबी। बीआरबी मतलब किसका टेस्ट देता है, ये बेस का, और एबीआर किसका देता है, एसिड का। तो हो गया लिटमस का टेस्ट। तो इसमें क्या करता है, कलर चेंज करना है, एसिड ब्लू को रेड में करता है और बेस रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक इंडिकेटर हो गया। दूसरा इंडिकेटर आपने और पढ़ा होगा, वही मैं बता देता हूं थोड़ा सा। तो उसमें जो सेकंड इंडिकेटर आपने यूज किया होगा वो किया होगा 10th क्लास में, मिथाइल ऑरेंज किया था या नहीं? भाई मिथाइल ऑरेंज, कुछ बच्चे सोचते हैं मिथाइल ऑरेंज उसका मतलब ऑरेंज कलर होता होगा, नहीं, उसका कलर होता है येलो ऑरेंज। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CH3OH। और 10th में इतना तो पढ़ा ही होगा कि इसका नाम IUPAC क्या होता है, मीथेनॉल। मीथेनॉल जब OH ग्रुप आ जाता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, अल्कोहल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा उसको, अल्कोहल। OH ग्रुप आता है तो याद रखना, जितने भी अल्कोहल होते हैं नॉर्मली वो कैसे होते हैं, बेस होते हैं। ये बात दिमाग में सेट कर लेना। नॉर्मली कैसे होते हैं बेटा, बेस होते हैं वो। अब खुद कैसा है, बेस है, और टेस्ट करने जा रहे हैं हम किसका, एसिड बेस का। तो बात समझना, बहुत अच्छी समझ लेना। इंडिकेटर आपको डालना है इसके अंदर, कोई भी सॉल्यूशन रखा है। इंडिकेटर कौन है, बेस फॉर्म में है। कौन है, मिथाइल ऑरेंज। और इस बेस को आप सपोज मान लेते कि इसका कलर चेंज हो गया, सपोज कलर आ गया रेड, तो समझ लेना कि बेस वैसे मीन्स मिथाइल ऑरेंज आप इसमें डाल रहे हैं और रेड कलर आ गया, तो इसका मतलब इसके अंदर कौन था, एसिड था। याद रखना। अगर यही कंडीशन में यहां पर लिखता है, आपने यहां पर बेस डाला, इसमें बेस कौन है, यहां पर इंडिकेटर है, और इसके अंदर आज डालने के बाद इसका कलर चेंज ही नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, कलरलेस। कलर चेंज नहीं होगा मतलब जैसा था वैसा ही रहेगा, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, बेस होगा। बेस को बेस में कुछ अंतर ही नहीं आएगा। तो कभी पूछता कलर कौन सा होगा, कलरलेस। बट एक्चुअल में कलर कौन सा दिखेगा आपको, येलो कलर। क्यों, आपने इंडिकेशन डालेंगे येलो कलर हो जाएगा उसका, मतलब पहले भी कलर येलो था। ऐसा मतलब नहीं है कि कलर था, कलर गायब हो जाए उसको बोलते हैं डीकलराइज। लेकिन डीकलराइज की बात है, कलरलेस मतलब कलर, नो कलर चेंज, यानी कलर चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं कलरलेस। ठीक है, तो ये था मिथाइल ऑरेंज का केस। तो आपको पता चल गया, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, शायद 10th में भी था ये। अगला है आपका नेक्स्ट इंडिकेटर, क्या है आपका, फिनोक्सालिन। फिनोक्सालिन का फार्मूला काफी बड़ा होता है, इसलिए नहीं लिख रहा हूं, बट एक बात बता देता हूं कि फिनोक्सालिन खुद का कैरेक्टर कैसा होता है, एसिडिक कैरेक्टर होता है बेटा। खुद का कैरेक्टर कैसा होता है इसका, एसिडिक कैरेक्टर होता है बेटा इसका खुद का। तो एसिडिक, खुद एसिड है। आप देखो बहुत है ये, इसके अंदर आप क्या डाल रहे हैं, एसिड, क्योंकि खुद कौन है, ये इंडिकेटर है एसिड, तो इसके अंदर डाल लिया। अगर मान लिया इसका कलर पिंक कलर हो जाता है, कौन सा कलर हो जाता है, पिंक, तो इसका मतलब इसमें कौन था, बेस था। बहुत सिंपल है, देखो अपोजिट होगा वही होगा, और सेम होगा तो कलरलेस हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर एसिड है, अगर इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो कैसा आ रहा है, कलरलेस आ रहा है। कैसा आ रहा है, कलरलेस, तो इसका मतलब इसमें कौन होगा, एसिड होगा। ये पता करते हैं। तो ये तो क्या हो गया, फिनोक्सालिन का टेस्ट हो गया। ये सब एक्सपेरिमेंटल है। अब तीसरा इंडिकेटर है आपका पीएच स्केल। मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी 10th में पढ़ा है आपने, रिवाइज कर रहा हूं मैं एक प्रकार से। पीएच का फुल फॉर्म आपको पता होगा क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। बट एक साइंटिस्ट है सोरेनसन ने कहा था कि इसका जो डेफिनेशन था उसमें उन्होंने कहा नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, दैट इज कॉल्ड पीएच। ये डेफिनेशन है इसकी, मैं थियोरेटिकल बताया और फार्मूले में इस तरीके से लिखते हो इसको। H प्लस क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस,
तो वो पीएच कहलाता है। लेकिन आपको एक बात और बता रहा हूं, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, आयोनाइज होता है किसमें, H+ और OH- में। तो याद रखना H+, वाटर आयोनाइज H+ हमेशा इंडिकेट किसको करेगा, एसिड को करेगा, और OH हमेशा किसको इंडिकेट करेगा, बेस को। कोई कंपाउंड H+ को इंडिकेट कर रहा है एसिड, OH को इंडिकेट कर रहा है बेस। अब एसिड बेस आपस में जब मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, एसिड बेस खत्म हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रल। तो वाटर कैसा होता है, इसलिए न्यूट्रल बोलते हैं। और न्यूट्रल का पीएच कितना होता है, 7। तो पीएच रेंज आपने पढ़ा होगा 14 to 1। तो यहां पर जो पीएच आपका ग्रेटर देन 7 होगा तो वो हमेशा कौन सा करेक्टर देगा, बेसिक करेक्टर। और पीएच लेस देन 7 होगा तो वो करेक्टर हमेशा कौन सा देगा, एसिडिक करेक्टर देगा। कौन सा देगा, एसिडिक करेक्टर देता है। तो ये आपका पीएच स्केल था। बट पीएच के बारे में मैंने अभी इतना ही बताऊंगा, क्योंकि आगे आपको एक टॉपिक मिलेगा वहां पर पीएच के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। समझ पा रहे हैं क्या नहीं? हाँ, तो मैंने यहां पर आपको जो डिस्कस किया वो बेसिक था, बहुत सिंपल था। तो ये चीज आपने ऑलरेडी 10th में भी पढ़ा था। बट अब यहां से जो शुरू होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि अब हम कॉम्पिटिटिव वाली बात करेंगे सब। अब कॉम्पिटिटिव वाली बात क्या है, यहां से हमें अब पता करना है कि कोई भी चीज डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे पता करेंगे कि वो एसिड होगा या बेस होगा। तो सपोज सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल की। किसकी बात करते हैं, मेटल। और इधर ले लेते हैं हम नॉन मेटल। याद रखना मेटल का करेक्टर, मेटल जितने भी होते हैं उनका करेक्टर कैसा होता है, बेसिक होता है। और नॉन मेटल का करेक्टर एसिडिक होता है। आप कहेंगे सर कैसे, हाँ मैं बता सकता हूं। मेटल्स का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, तो उनका टेंडेंसी हमेशा कैसा होगा बेटा, एसिडिक होगा, सॉरी बेसिक होगा। कोई भी एटम है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो करेक्टर कौन सा होगा, बेसिक। और कोई भी एटम है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो गेनिक टेंडेंसी होता है, तो वो हमेशा क्या होता है, एसिड होता है। याद रखना ये बात। इसलिए हमने ये करेक्टर आप पता करो नॉन मेटल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं क्या नहीं। तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा कंडीशन बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट बता रहा हूं, मेटल ऑक्साइड ले रहा हूं और यहां ले रहा हूं मैं नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड हमेशा उनका करेक्टर कौन सा होगा, बेसिक करेक्टर होगा। और नॉन मेटल का करेक्टर कैसा होगा, एसिडिक करेक्टर होगा। अब इनके एग्जांपल देख लो, जैसे N2O, K2O, MgO। फार्मूले आपको पता है कैसे बनाए जाते हैं, अभी तो सिखाया था आपको। और यहां पर SO2, NO2, CO2, सभी में क्या है, ये नॉन मेटल है क्या नहीं। नॉन मेटल ऑक्साइड पढ़ते हैं इनको, तो उनका करेक्टर हमेशा कैसा होता है, बेसिक होता है। और इन दोनों के जो बीच में आते हैं उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब वो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, जिनमें दोनों करेक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक, बोथ करेक्टर। तो वो क्या कहलाता है बेटा, एम्फोटेरिक। तो इसके कुछ एग्जांपल दे देता हूं, जैसे Al2O3, B2O3, दो एग्जांपल दिए हैं। याद रखना पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, 13 ग्रुप के एलिमेंट ज्यादातर एम्फोटेरिक बनाते हैं। तो ये क्या है, दोनों करेक्टर शो करते हैं। तो ये पॉइंट आपके हो गए। अगले पॉइंट में लेके चल रहा है, समझना ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चल रहे हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, और यहां लेके चलेंगे नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड। देखो मेटल हाइड्रोक्साइड का करेक्टर आपका कैसा होगा,
बेसिक होगा, फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, इस टाइप के कंपाउंड। ओके, क्यों होगा? बिकॉज ऑफ OH है उसके पास, देखो ध्यान। लेकिन कहेंगे सर यहाँ नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं आपको ऐसा। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, जैसे मैंने कहा H2SO4, ये ले लिया भाई, नाम से हमें पता है इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। भाई एसिड लास्ट में जुड़ा, इसका मतलब ये एसिड ही होगा। बट मान लिया हमें नाम नहीं पता है और पूछ लिया बताओ एसिड होगा बेस होगा, तो कैसे पता करेंगे? कहेंगे सर आपने ऊपर तो नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड लिखा है, लेकिन यहाँ हाइड्रोक्साइड तो दिख ही नहीं रहा है, वो ऐसे नहीं दिखता है। याद रखना, कहते हैं केमिस्ट्री में जो दिखता है वो नहीं होता है, और जो होता है वो नहीं दिखता है। यही केमिस्ट्री होती है। आगे आप पढ़ेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेंगे ऐसे। केमिस्ट्री में खास बात यही होती है। तो फिर यहां पर आपने H2SO4 ले लिया है, H2SO4 लिया है, तो आपके सामने में देखो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने बोला था ना स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके सिखाऊंगा मैं आपको, तो सारे कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होते चलेंगे आपको। चलिए आप ले रहे हैं, तो सेंट्रल एटम कौन है? S ले लिया, और S का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। तो कॉन्फ़िगरेशन 286। तो आपसे कहेगा व्हाट इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन? बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल इज 6। तो यहां पर सबसे पहले जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। समझना पहले इसको, क्या दिखाते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं। कंपाउंड के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर देखो H कितने हैं? 2 H है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। अब देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो 4 ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी? 8, और 2 वैलेंसी हाइड्रोजन की, तो कितनी हो गई? 10, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो डायरेक्ट आप नहीं जोड़ सकते, तो क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन कराते हैं यहां से, किसका? OH का। तो OH जब आप बना लेंगे तो बैलेंसी अलग कितनी होगी? इसकी 3 होगी, लेकिन अब कंबाइन होने के बाद बैलेंसी कितनी हो गई? 1। तो OH क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहां से। अब फिर से चेक करो, एक H कम हो गया, एक हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन। अब 3 ऑक्सीजन बचा, एक हाइड्रोजन, फिर बैलेंस चेक करो, 3 ऑक्सीजन की 6 होती है और एक हाइड्रोजन की 1, तो 7 हो गए। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। फिर भी डायरेक्ट नहीं जोड़ पाएंगे, तो फिर से क्या करेंगे? OH का कॉम्बिनेशन करेंगे। अब अगले केस में देखो, अब आपके पास 2H खत्म, कितने बचे? 2 ऑक्सीजन बचे। 2 ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? बैलेंसी 4, तो 4 है, तो एक ऑक्सीजन यहां पर आ जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन यहां पर आ जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा OH दिख रहा है कि नहीं? और सल्फर क्या होता है आपका? नॉन मेटल होता है, और साथ में क्या आ जाए? OH आ जाए, तो फिर वो कंपलसरी है, क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। याद रखना, नॉन मेटल के साथ OH दिखाई देता है तो वो क्या बन जाएगा? एसिड। लेकिन ये आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे। बात समझ में आया क्या नहीं? अब ये सभी कैसे भी कंपाउंड रहेंगे, आपको स्ट्रक्चर आगे अगले कॉन्सेप्ट में हम ड्राइव करके बताएंगे। कैसे ड्राइव होगा ये आपको जानना पड़ेगा। तो अगला कॉन्सेप्ट अभी तक हम चल रहे हैं धीरे धीरे। अब यहां से आपको आ रहा है, ऐसा नहीं कभी एसिड बेस खत्म हो गया है, यहां तक आपको लेके आ गए कि डायरेक्ट आपको ऐसे दिखा रहे हैं कंपाउंड OH दिख रहा है सीधे सीधे, तो बेस है ही। OH नहीं दिख रहा है, ड्रॉ करके देखा OH आ गया, मतलब क्या हो गया? एसिड हो गया बेटा। अब यहां से हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट होगा। अब कॉन्सेप्ट समझेंगे आप अभी, तो वो कॉन्सेप्ट क्या होगा वो जानना जरूरी है। तो यहां से अगले वाले कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, और उस कॉन्सेप्ट में हम लेके चल रहे हैं, काफी इंपोर्टेंट कंडीशन है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, क्योंकि अब आप समझ लेना जो पढ़ा रहा है काफी इंपोर्टेंट है। यहां से शुरुआत हो जाती है काफी अच्छे कॉन्सेप्ट लाने की। आर्हेनियस ही इज द साइंटिस्ट, इन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था कि इन्होंने कहा था एसिड क्या होगा और बेस कैसे पता करेंगे, ये जानना है। इनके अनुसार कैसे पता करते हैं, तो हम बताने जा रहे हैं कि एसिड की टेंडेंसी क्या बताई थी और बेस होगा तो क्या बताया था। तो इन्होंने कहा था एसिड की टेंडेंसी होगा कि अगर कोई कंपाउंड है, अगर उसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन है, अगर आप उसको वाटर में डाल देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, तो वो क्या करेगा? H+ देगा।
क्या देगा, H प्लस देता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और बेस की टेंडेंसी क्या होगी, अगर उसको वाटर में डालते हैं और OH देता है तो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे इसमें, एसिड गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में डालने के बाद देखना है, डायरेक्ट नहीं देखना है। गैसेस फेज में नहीं बता सकते आप, इसको याद रखना है ये बात। और यहां पर आप लिखेंगे गिव्स OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब एग्जांपल समझ लो, हमारे पास एक कंपाउंड ले रहे हैं HCl, आप इसको वाटर में डाल दो। वाटर में आप जैसे ही डालेंगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा H प्लस Cl माइनस में, तो आपको क्या मिला, H प्लस। सो इट इज कॉल्ड एसिड। एग्जाम्पल किसका हो गया, एसिड। तो ये याद रखना, कभी कभी ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर पूछता है कि बताइए HCl को किसने डिफाइन किया, वो एसिड होता है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से प्रूव किया गया HCl क्या होता है, एसिड होता है। ऐसे ही हमने एक एग्जांपल लिया NaOH, इसको भी वाटर में डाल दिया। वाटर में जैसे ही डालेंगे तो क्या देगा, ये Na प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। OH माइनस आयन मिल गया, मतलब प्रूफ हो गया कि NaOH क्या होता है, आपका बेस होता है। बेस की टेंडेंसी क्या होती है, OH माइनस को देने की टेंडेंसी होती है। तो ये मेथड था आर्हेनियस का। आर्हेनियस को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने क्या बोला था कि कोई कंपाउंड H प्लस देता है इन एक्वस सॉल्यूशन में, याद रखना है एक्वस में ही देना है, समझ गया कि नहीं, बाकी किसी में नहीं है, चलेगा नहीं। एक्वस कंडीशन बोला था, H प्लस देना और OH माइनस देना। OH माइनस देता है तो बेस, H प्लस देता है तो एसिड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आर्हेनियस ने दिया था। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट किसका था, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था। अब अगला कॉन्सेप्ट मैं लेके चल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, वेरिएशन भी नहीं था, और मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा एक साथ जब क्वेश्चन इसके साथ आएंगे तब। तो अगला जो कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं वो आपको देखना है। अगला कॉन्सेप्ट है यहां पर ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। यहां पर दो साइंटिस्ट ब्रॉन्स्टेड और लॉरी दोनों ने मिलकर एसिड बेस को डिफाइन किया था। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर जे। तो इन दोनों ने जो डिफाइन किया था हम वो बता रहे हैं। इनका डेफिनेशन बहुत सिंपल था। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, तो देख लो, ऐसे ही है। एसिड के लिए क्या बोला और बेस के लिए क्या बोला इन्होंने बोला था एसिड होगा तो क्या करेगा, H प्लस को डोनेट करेगा। यानी एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, डोनेट H प्लस आयन, और बेस होगा तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, एक्सेप्टिंग H प्लस आयन। याद रखना, एसिड H प्लस को डोनेट करेगा, बेस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। और H प्लस का एक दूसरा और पढ़ते हैं, इसको नाम क्या देते हैं, प्रोटॉन। क्या पढ़ते हैं इसको, यहां पर प्रोटॉन नाम दिया गया है। H प्लस को क्या बोलते हैं यहां पर, प्रोटॉन। अब डेफिनेशन आपके सामने आ गई, बट इतना सिंपल नहीं है भाई। अभी अभी जो समझा रहे थे आपको वो आपको समझना है। क्या समझना है कि इन्होंने प्रॉपर वे में क्या बताया था, आप देखो इनके अनुसार चलना है। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया H2SO, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। तो इसके बारे में हमने अभी एक बार फिर से आपके सामने लेके आ रहा है। सल्फर के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। और आपको अभी बताया था ऑक्सीजन कितने हैं, इसमें 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। अगर इनको डायरेक्ट हम जोड़ के नहीं जोड़ पाएंगे, अभी बताया था ना ऑक्सीजन की बैलेंस 2 होती है, तो 4 ऑक्सीजन की 8 हो जाएगी और हाइड्रोजन की 2 हो जाएगी 10। तो फिर यहां पर क्या करता है, OH का कॉम्बिनेशन करते हैं बेटा। तो OH का कॉम्बिनेशन आपने कर दिया कुछ इस तरीके से, तो OH जोड़ दिए। अब देखो, अब ये सिखाया था, अब क्या बचा, सिर्फ 2 ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन इसके पास रिमेनिंग कितने हैं, 4, आपने जोड़ दिया। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ये क्या होता है, नॉन मेटल। अभी अभी प्रूव किया था नॉन मेटल। और उसके साथ क्या आ जाए,
OH आ जाए तो फिर तो कंपल्सरी वो एसिड होगा। हाँ, अब एक और खास बात, ये तो हमने पिछले वाले कॉन्सेप्ट बताया, इनके अनुसार क्या है, तो इन्होंने क्या बोला था, एसिड होगा तो H+ को डोनेट करेगा, तो इन्होंने बोला और लेकिन साथ में एक कंडीशन भी बताया कि H+ आप निकालना है, नॉन मेटल है और OH है, तो याद रखना H+ कौन देगा, जहां पर जितने OH होंगे वहीं से H निकलेगा। याद रखना, मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूं आपको कि H+ कहां से निकलेगा, सिर्फ O से ही निकलेगा, OH से निकलेगा और डायरेक्ट इस सेंट्रल एटम से जुड़ा रहेगा, आप उसको नहीं निकाल पाएंगे, ये दिमाग में सेट कर लेना। तो यहां से H+ आप निकाल सकते हैं, देखो एक H+ यहां से मिल जाएगा और दूसरा H+ यहां से मिल जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो यहां पर मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, एक नई चीज और डेवलप होती है यहां से, तो नई चीज क्या डेवलप होती है मैं यहां पर बता रहा हूं, तो वो है, एक टर्म लिख रहा हूं मैं, बेसिसिटी। अब आप खास बात समझना, हमने एक क्वेश्चन पूछा था, तो बेसिसिटी हमेशा याद रखना किसका होता है, एसिड का बेसिसिटी होता है, दिमाग में ये सेट कर लेना, कभी कंफ्यूज नहीं होना। एसिड का क्या होता है, बेसिसिटी, उल्टा होता है, और बेसिसिटी मींस क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं, याद रखना, द नंबर ऑफ H+ ions are donate, the number of H+ ions are donate is called बेसिसिटी। समझ गए कि नहीं। अब यहां पर आ जाइए, तो H2SO4 की बेसिसिटी क्या होगी बेटा, तो ये कितने H+ को डोनेट कर रहा है, 2, तो बेसिसिटी H2SO4 की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। जेई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कंपाउंड दे रखे हैं तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, तो आपको निकाल के बता सकते हैं डायरेक्ट H+ कितना होगा। अब ये कंपाउंड है आपके सामने, अब इसमें एक चीज और बना सकते हैं, देखो क्या नई चीज बता रहा हूं मैं आपको, नई चीज क्या है यहां पर, देखो बेसिसिटी से इसके और भी नाम आ जाते हैं, तो इसमें जब कोई भी कंपाउंड 1H+ को देता है तो उसका नाम हो जाता है मोनोबेसिक एसिड, अगर 2H+ को देगा तो नाम हो जाएगा डाई बेसिक एसिड, और 3 को देगा तो ट्राई, 4 को देगा तो टेट्रा, इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो कितने H+ दे रहा है, 2H+, तो इसका नाम हो जाएगा डाई बेसिक एसिड। एक और नाम बना सकते हैं, अभी अभी हमने लिखा था प्रोटॉन, H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन से बनता है प्रोटिक, प्रोटिक और एप्रोटिक, दो टाइप के कंपाउंड हो सकते हैं, प्रोटिक और एप्रोटिक, तो जो H+ को देता है वो प्रोटिक होता है और जो H+ को नहीं देता है वो एप्रोटिक होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, कितने प्रोटॉन दे रहा है, 2, तो इसका नाम हो जाएगा डाई प्रोटिक एसिड, क्या हो जाएगा, डाई प्रोटिक एसिड। ये बात समझ में आए आपको, काफी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, ध्यान देना, बात आपको क्लियर हुआ क्या नहीं है। एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने, समझना आप। अब एग्जांपल हमारे पास है H3PO3, अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, यहां पर देखिए, देखो सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो 285, तो सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे। अब इसके पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, ऑक्सीजन कितने हो गए, 3, तो टोटल वैलेंसी 1 ऑक्सीजन की 2, तो 6 और 3 9, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो आप क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन कराएंगे, किसका, H और OH का माइनस हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन OH एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब क्या बचा, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के लिए 4 और 2 हाइड्रोजन के लिए 2, 6 हो गया, 4 बचे, नहीं हो सकता, फिर से आप क्या करेंगे, OH जोड़ेंगे इससे। आप क्या बचा, 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया वैलेंसी 1 हाइड्रोजन का 1, 2 1 ऑक्सीजन का 2, 3 हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर डायरेक्ट H आ जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO3। अब आपको पता ही है क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, तो कंपलसरी OH आ गए तो क्या होगा, ये एसिड ही होगा।
एक और बात, अब यहां पर आपने एक चीज समझा, ये नॉन मेटल है। अब यहां पर OH कितने आ गए? 2। भाई H तो टोटल 3 है, तो आप कहेगा बेसिसिटी बताइए। तो इस कंपाउंड की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 3 नहीं लिखना। क्या आप सोच लिए मैंने क्या बोला था? सेंट्रल एटम से अगर H जुड़ा रहता है वो डायरेक्ट नहीं निकलता है, सिर्फ OH से ही H निकलता है, ऐसा कहा था। ये बात क्लियर होना चाहिए। तो बेसिसिटी 2 का मतलब होता है डाई बेसिक एसिड, या आप बोल सकते हैं इसको डाइप्रोटिक एसिड। आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। क्वेश्चन में आपको ऐसे जेई में कई बार क्वेश्चन पूछा गया था इसका, पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग है डाइबेसिक एसिड, ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप चेक कर लेना, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसलिए स्ट्रक्चर हम सिखाते हैं, बिना स्ट्रक्चर के ये चीज आप पता नहीं कर सकते। तो बात क्लियर हुआ क्या नहीं? नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं। होमवर्क में आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और ये चीजें बताना है, बेसिसिटी एसिडिटी कितना होगा, लाइक दैट H3PO4, H3PO2, HNO3, CH3COOH। ये आपके लिए होमवर्क है, याद रखना। ये कंपाउंड, 4 कंपाउंड दे रहे हैं, आप इसको डिस्कस करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे और बताएंगे वो क्या है आपका कंपाउंड। तो हमने अभी ये पूरा नहीं हुआ है आपका लेक्चर, और आगे फिर ये कंटिन्यू होगा लेक्चर। तब तक के लिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, आगे कंटिन्यू होगा लेक्चर। अभी पूरा एसिड बेस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये 1 पार्ट कंप्लीट हुआ, अभी सेकंड पार्ट बाकी है, सेकंड पार्ट अभी बाकी है। तो वेट एंड वॉच। ओके, थैंक यू।